वेलकम टू ऑल माय लवली स्टूडेंट्स इन जीडीसी नर्सिंग क्लासेस। दिस इज दिव्यांशी। आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग पार्ट 1 की आपका सब्जेक्ट है बीएससी नर्सिंग फिफ्थ सेमेस्टर का चैप्टर 5 को हम पढ़ रहे हैं, जिसमें आते हैं डिसऑर्डर। आपका गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर आता है। इससे पहले के डिसऑर्डर्स को हम पहले की वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। रिमेनिंग डिसऑर्डर्स को आज की हम वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला आज का हमारा डिसऑर्डर है पाइलोरिक स्टेनोसिस। पाइलोरिक जो स्पिंचर होता है उसमें स्टेनोसिस यानी कि नैरोइंग का प्रेजेंट होना। तो ये स्टमक है, नॉर्मल स्ट्रक्चर है स्टमक का, बट यहाँ पे जो लोअर एंड है यहाँ पे स्टेनोसिस प्रेजेंट है, नैरोइंग प्रेजेंट है पाइलोरिक स्पिंचर में। और ये इसका आगे का जो फर्दर पार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का, जो फर्स्ट पार्ट होता है डियोडेनम से कनेक्टेड होता है। तभी यहाँ पे कोई भी नैरोइंग प्रेजेंट होती है तो फूड का जो भी कंटेंट है फर्दर डाइजेशन के प्रोसेस के लिए स्मॉल इंटेस्टाइन में नहीं जा पाता। क्यों नहीं जा पाता, फर्दर आगे नहीं बढ़ेगा क्योंकि यहाँ पे नैरोइंग प्रेजेंट है। यहाँ का जो मास है उसमें हाइपरट्रॉफी हो चुका है, मसल्स कहते हैं बहुत ही थिकन हो गए हैं और ऑलिव शेप का यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाता है, राउंड शेप का फॉर्मेशन हो जाता है। इससे बिल्कुल भी जो कंटेंट है वो आगे की तरफ फ्लो नहीं कर पाएगा, एक ऑब्स्ट्रक्शन प्रेजेंट होता है। तो हम देखते हैं कि कंडीशन में क्या है। पाइलोरिक स्टेनोसिस ये कंजेनाइटल अबनॉर्मलिटी भी होती है और एक्वायर्ड भी होती है। आफ्टर द बर्थ भी ये कंडीशन अराइज हो सकती है। तो कंजेनाइटल हाइपरट्रॉफीड पाइलोरिक स्टेनोसिस, नैरोइंग एंड द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द लोअर पोर्शन ऑफ द स्टमक। क्या है लोअर पोर्शन ऑफ द स्टमक? स्टमक के नीचे वाले पार्ट में नैरोइंग प्रेजेंट है, ऑब्स्ट्रक्शन प्रेजेंट है। पाइलोरस में, किस एरिया में? पाइलोरिक स्पिंचर पाइलोरस एरिया में नैरोइंग और ऑब्स्ट्रक्शन प्रेजेंट है। ड्यू टू किस वजह से ऐसा हो रहा है? हाइपरट्रॉफी ऑफ द पाइलोरिक सर्कुलर मसल स्टमक। जो स्टमक की हाइपरट्रॉफी जो मसल्स होते हैं, सर्कुलर जो मसल्स होते हैं उनमें हाइपरट्रॉफी हो रहा है। वहां का मास बहुत ही ज्यादा थिकन फॉर्म में है, वहां का मास बहुत ही हार्ड है, जिस वजह से ऑब्स्ट्रक्शन प्रेजेंट है। द सर्कुलर मस्कुलेचर कल्चर The circular musculature of the pylorus is thickened and the increase in size as the shape of olive। ये कैसा प्रेजेंट होता है? ऑलिव शेप का होता है, एकदम राउंड शेप में होगा। पूरी तरीके से जो भी गैस्ट्रिक कंटेंट है आगे डियोडेनम में एंटर नहीं कर पाता। इट में भी कंजेनाइटल और तो एक्वायर्ड, ये कंजेनाइटल भी हो सकते हैं, बाई बर्थ भी फॉर्म होते हैं और एक्वायर्ड यानी कि आफ्टर द बर्थ भी ये कॉज होता है। 5 टाइम मोर कॉमन इन बॉयज। मेनली किस में होते हैं? बॉयज में सबसे ज्यादा होगा कंपैरिजन टू द गर्ल्स। तो सिम्टम स्टार्ट टू सीन आफ्टर द 3 वीक। ये कब सिम्टम स्टार्ट होते हैं? इसके मेनली दिखना बर्थ के 3 वीक के बाद में। इनिशियली ये सिम्टम्स नहीं शो होंगे। तो वेट ऑफ द इन्फेंट इंक्रीज 1 to 3 वीक्स एंड आफ्टर दैट स्टार्ट वॉमिटिंग। वेट बेबी का 1 to 3 वीक्स के बाद में स्टार्ट होगा, वो वेट गेन करना स्टार्ट करेंगे और उसके बाद में क्या होगा? वॉमिटिंग जैसी कंडीशन अराइज होंगी, क्योंकि स्टमक में क्या है, कंटेंट जो भी वो फीड कर रहे हैं वो होल्ड नहीं कर पाएंगे, आगे डियोडेनम में फर्दर डाइजेशन के लिए नहीं पहुंचेगा, उनकी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स नहीं पहुंचेंगे, जिस वजह से जो भी गैस्ट्रिक कंटेंट है उनका वेट लॉस भी होगा और जो भी कंटेंट स्टमक में प्रेजेंट है वो रिगर्जिटेट होके फोर्सफुल इजेक्युलेशन के थ्रू माउथ से बाहर भी निकल जाता है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऐसे कौन कौन से साइन, अगर कॉजेस की बात करें तो मेनली कॉजेस कैसे होते? कंजेनाइटल, एनाटॉमिकली कोई भी डिफॉर्मिटी प्रेजेंट हो सकती है, वो पहले से ही स्पिंचर कैसा है डेवलप नहीं हुआ होता है, या फिर एक्वायर्ड किसी भी वायरल इन्फेक्शन की वजह से, बैक्टीरिया की वजह से, या फिर अदर सराउंडिंग टिश्यूज में कोई अबनॉर्मलिटी हो गई है जिस वजह से न्यूरोमस्कुलर जो भी जंक्शन है वो अच्छे से एक्टिवेट नहीं हुआ है, उस वजह से भी स्टेनोसिस कंडीशन अराइज होती है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन जब भी वहां का स्पिंचर अच्छे से फॉर्म नहीं हुआ है, नैरोइंग प्रेजेंट है, तो कौन कौन से साइन और सिम्टम पेशेंट की बॉडी में दिखेंगे? तो सिम्टम्स यूजुअली स्टार्ट टू अपीयर बिटवीन 3 to 4 वीक ऑफ द एज, क्योंकि 1 to 3 वीक में बेबी क्या करते हैं, वेट को गेन करना स्टार्ट करते हैं, बट जैसे ही वो फीडिंग को करेंगे तो वो वॉमिट कर देंगे, उनका वेट अच्छे से गेन नहीं हो पाएगा, वेट लॉस भी होगा इसी के साथ साथ। तो स्टार्टिंग इनिशियली सिम्टम्स कब दिखेंगे? 3 to 4 वीक के बीच में ही दिखते हैं। Vomiting progress from the mild regurgitation to forceful and the projectile vomiting। बहुत ही फोर्सफुली इजैकुलेशन के साथ में जो भी पेशेंट वॉमिट कर रहे होंगे बहुत ही फोर्स फॉर्म में होगी। वॉमिटिंग कंटेंट, गैस्ट्रिक कंटेंट। वॉमिटिंग में क्या होगा? जो भी बच्चे ने फीड करा होगा, बेबी ने फीड करा होगा, यानी कि मिल्क मेनली फीड करते हैं,
तो वो गैस्ट्रिक कंटेंट वॉमिटिंग में पूरा का पूरा जो भी मिल्क उन्होंने फीड करा है वो आउट हो जाएगा माउथ के थ्रू। म्यूकस एंड द ब्लड बट नॉट कंटेन बाइल। म्यूकस भी प्रेजेंट हो सकता है और बाइल भी प्रेजेंट हो, बाइल नहीं प्रेजेंट होगी क्योंकि इंटेस्टाइन में नहीं पहुंचा है, ड्यूडेनम में ही रीच नहीं कर पा रहा है, स्टार्टिंग में ही ब्लॉकेज प्रेजेंट है, तो बाइल नहीं प्रेजेंट होगा। बट म्यूकस हो सकता है, इसकी प्रोडक्शन जो भी डक्ट के थ्रू होता है, और ब्लड भी प्रेजेंट हो सकता है वॉमिटिंग में। वॉमिटिंग कॉज्ड बाय द पाइलोरिक स्टेनोसिस इज यूजुअली नॉट बाइल स्ट्रेन्ड, मतलब बाइल नहीं होगा, जो भी वॉमिटिंग होगी उसमें ब्लड हो सकता है, बिकॉज द ऑब्स्ट्रक्शन अकर इनटू द पाइलोरिक रीजन। मैंने पहले ही बताया कि पाइलोरिक रीजन में स्टेनोसिस है तो जितना भी मिल्क का कंटेंट है वो इंटेस्टाइन में नहीं जा पा रहा है, इसलिए बाइल वहां पे प्रेजेंट ही नहीं है। ऑफ द स्टमक जस्ट बिफोर द ओपनिंग ऑफ द बाइल डक्ट की ओपनिंग से पहले ही नैरोइंग प्रेजेंट है, ऑब्स्ट्रक्शन प्रेजेंट है, जिस वजह से बाइल मिक्स ही नहीं कर पाएगा जो भी गैस्ट्रिक कंटेंट होगा इसमें, तो बाइल नहीं प्रेजेंट होगा। बट अदर जो भी म्यूकस होता है, ब्लड होता है, फिर जो भी बेबी ने फीड किया होता है वो वॉमिटिंग के थ्रू आउट होगा। Olive shaped firm mass in epigastrium or the right hypochondrium। क्या होगा? ऑलिव शेप का मास प्रेजेंट होता है कहाँ पे? जहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन प्रेजेंट एकदम राउंड शेप का होगा। पेरिस्टालिक वेव्स आर सीन ड्यूरिंग और द आफ्टर फीडिंग। पेरिस्टालिस जो मूवमेंट होता है स्टमक के अंदर वो बहुत ही ज्यादा ऊपरी एब्डोमेन में हमें देखने को मिलता है जैसे ही बेबी फीड करेंगे और फीडिंग के बाद में भी। इन एपिगैस्ट्रिक रीजन फ्रॉम द लेफ्ट टू राइट, कैसे मूव होगा? लेफ्ट टू राइट, इस तरीके में फॉर्म होता है एपिगैस्ट्रिक जो भी मूवमेंट है वो। स्ट्रिंग साइन दिखेगा। स्ट्रिंग साइन टू टाइप में हम इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, एक्सट्रीम ल्यूमिनल नैरोइंग और द सेगमेंट ऑफ द टर्मिनल ल्यूमन। टर्मिनल ल्यूमन में क्या है? बहुत ही ज्यादा नैरोइंग प्रेजेंट है, तो ये कौन सी कंडीशन में दिखता है? कॉन्स डिजीज में दिखेगा। बट अगर हम पाइलोरिक स्टेनोसिस की बात कर रहे हैं तो पाइलोरस में इन द पाइलोरिक स्टेनोसिस सीन इन द रेडियोग्राफी में हम आगे के जो भी उसमें मास प्रेजेंट होता है तब वो हमें स्टेनोसिस, वो नैरोइंग हमें देखने को मिलती है। टर्मिनल ल्यूमन में जब भी स्टेनोसिस प्रेजेंट होगा तब इसलिए इंडिकेट करेगा क्रॉन्स डिजीज को। मेटाबॉलिक एल्कोलोसिस में क्या होता है? जो पीएच होता है वो लेस देन होगा, मोर देन होगा पीएच जो लेवल होता है वो मोर देन होगा 6.45 से भी ज्यादा होगा मेटाबॉलिक एल्कोलोसिस में। चाइल्ड फील हंग्री एंड द कॉन्स्टिपेशन। बच्चे कैसा फील करेंगे? बहुत ही भूखा फील करेंगे क्योंकि आगे का डाइजेशन का प्रोसेस आगे अच्छे से नहीं हो पा रहा है, और इसी के साथ साथ हार्डनिंग ऑफ द स्टूल भी प्रेजेंट होगा। ग्रीनिश स्टूल ड्यू टू द स्टारवेशन। जो स्टूल पास होगा वो कैसा होगा? ग्रीनिश कलर का होगा क्योंकि उसमें बाइल प्रेजेंट होंगे। येलोइश कलर का ज्यादा, मतलब कि ग्रेइश कलर का, येलोइश कलर का और ग्रीनिश कलर का स्टूल पास होगा क्योंकि बेबी कैसे? स्टारवेशन में है, भूख में है, प्रोलॉन्ग्ड पीरियड ऑफ टाइम से, क्योंकि जो भी स्टमक में फूड है वो स्टमक में ही रिमेन रह रहा है, इंटेस्टाइन में फर्दर डाइजेशन के लिए मूव नहीं कर रहा। इस वजह से जितना भी कंटेंट है वो किधर रह जाएगा? इनके स्टमक में ही रह जाएगा और फर्दर आगे नहीं मूव करेगा। तो स्टूल जो भी मेकोनियम वो पास कर रहे होंगे वो कैसा होगा? ग्रीनिश कलर का होगा, येलोइश कलर का होगा। फॉर द डायग्नोसिस ऑफ द, इस कंडीशन को डायग्नोस हम कैसे करेंगे पाइलोरिक स्टेनोसिस को? तो अब बेरियम नील एक्सरे स्टडी रिव्यूज डिलेड एम्पटिंग ऑफ द गैस्ट्रिक कंटेंट। बेरियम एक्सरे में क्या करते हैं? पेशेंट को, जो हमारे बेबी हैं, उनको हम एडमिनिस्टर करेंगे बेरियम जो सोल्यूशन होता है उसको मिक्स करके वाटर के साथ में या फिर जूस के साथ में उसको मिक्स करके बेबी को मतलब कि सोलो करवाएंगे। सोलो करवाने के बाद में उनके हेड को लिफ्ट करेंगे। जब भी हम सोलो करवा रहे होंगे, सोलोइंग के बाद में उनके हेड को डाउन कर देंगे। देन एक्सरे की हेल्प से जो हमने बेरियम इंजेक्ट करा होगा जहाँ पे वो एक्यूमुलेट हो जाएगा, जहाँ पे वो कलेक्ट हो जाएगा, देन हम वहाँ पे जो भी स्टेनोसिस प्रेजेंट है, नैरोइंग प्रेजेंट है, तो हम डायग्नोज कर पाएंगे कि कौन से एरिया में मतलब नैरोइंग प्रेजेंट है, पाइलोरिक स्टेनोसिस प्रेजेंट है। इसी के साथ ही साथ में हम कंजेनाइटल जो भी एब्नॉर्मलिटी है उनको भी चेक कर सकते हैं। पेशेंट में क्या उनका वेट चेक करेंगे कि किस हिसाब से उनका वेट हो रहा है, वेट गेन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग कर रहे हैं तो वॉमिट के कंटेंट को फाइंड आउट करेंगे कि बाइल उसमें मतलब प्रेजेंट है नहीं है।
अगर नहीं है, ब्लड है, म्यूकस है, तो ये भी इंडिकेट करता है कि हाँ पाइलोरिक स्टेनोसिस जैसी कंडीशन है। कंजेनाइटल अब्नॉर्मलिटी की वजह से हुआ है तो क्रोमोसोमल कोई भी डिफॉर्मिटी हो सकती है। इसी के साथ ही साथ जब कंजेनाइटल है, बाय बर्थ है बेबी को, तो बहुत ही ज्यादा चांसेस है कि जेनेटिक डिसऑर्डर भी मदर में हो। तो हिस्ट्री कलेक्शन में मदर से पूछेंगे कि उनकी फैमिली में ग्रैंड पेरेंट्स बेबी के तो ऐसे नहीं है जिनमें पाइलोरिक स्टेनोसिस जैसी कंडीशन रह चुकी है। नेक्स्ट है सर्जिकल मैनेजमेंट। तो सर्जिकली जो भी नैरोइंग प्रेजेंट है हम उसे मैनुअली या फिर मेडिकेशन के थ्रू तो ट्रीट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ऑलिव स्लिट बिल्कुल ही राउंड शेप के स्पेंचर कैसे हैं, एकदम से बंद है, नैरोइंग प्रेजेंट है, तो उसको सर्जिकल इंटरवेंशन के थ्रू ही हम ट्रीट कर सकते हैं। पाइलोरोमायोटोमी परफॉर्म करते हैं, पाइलोरिक रीजन में ओपनिंग क्रिएट करेंगे, लॉन्गिट्यूडनल इंसिजन को मेट करते हैं सर्जन इन द पाइलोरस में और पाइलोरिक स्पेंचर में, and through the anterior wall of the pyloric canal to level of the submucosa by the laparoscopy। लेप्रोस्कोपी के गाइडेंस में जो भी प्रोसीजर है ये परफॉर्म किया जाता है। सर्जरी परफॉर्म्ड विद इन द 24 आवर्स ऑफ द डायग्नोसिस। जैसे ही ये डायग्नोस हो जाता है बेबी के अंदर की पाइलोरिक स्टेनोसिस है, बेरियम को जब हम इंजेक्ट करते हैं और एक्सरे को परफॉर्म करते हैं और जहाँ पे भी वो एक्यूमुलेट हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है, तो ऑब्स्ट्रक्शन के बारे में डायग्नोस हो जाता है। तो उसके बाद में 24 आवर्स के अंदर ही अंदर हमें ये सर्जरी परफॉर्म करनी है, नहीं तो बेबी का वेट बहुत ही ज्यादा लॉस होगा, बेबी अच्छे से फीड भी नहीं कर पाएंगे, फीडिंग डिफिकल्टी होगी, अब्डोमिनल डिस्टेंशन जैसी कंडीशन भी बेबी के अंदर देखने को मिलेंगी, मेटाबॉलिक एल्कोलोसिस, पीएच लेवल अब्डोमिन का बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगा। तो बहुत सारी कंडीशन बेबी के अंदर मल्टीपल जो भी फंक्शन है वो इम्पेयर्ड हो जाएंगे बॉडी के अंदर बेबी की। तो दैट्स ऑल अबाउट द पाइलोरिक स्टेनोसिस। पाइलोरिक स्टेनोसिस क्या होता है, किस वजह से कॉज होता है, क्या क्या साइन और सिम्टम्स होते हैं और हम इसको ट्रीट कैसे कर सकते हैं, ये सारा हमने इस कंडीशन में देखा। नाउ वी विल मूव ऑन द नेक्स्ट कंडीशन दैट इज नोन एज द गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लेक्स। ये बहुत ही कॉमन है, एज अ साइन और सिम्टम भी इसको देखते हैं। तो पीडियाट्रिक पेशेंट में क्या होता है, जो भी गैस्ट्रिक रीजन है, गैस्ट्रिक कंटेंट है, जब बेबी इनटेक करते हैं तो नॉर्मल ये आपका स्ट्रक्चर है, नॉर्मल इसोफेगस है, स्टमक है और यहाँ पे स्पिंचर प्रेजेंट है, इसोफेजियल स्पिंचर, जो क्या करता है, प्रिवेंट करता है बैकफ्लो होने से। जब भी कोई फूड इनटेक किया जाता है तो ये स्पिंचर ओपन हो जाता है और जो हम फीडिंग कर रहे होते हैं वो स्टमक में चली जाती है। अभी जो यहाँ पे गैस्ट्रिक फ्लूइड जो प्रेजेंट होता है, HCl जो प्रेजेंट होता है, वो क्या करता है, उसको प्रिवेंट करता है ये स्पिंचर कि वो बैकफ्लो ना हो, रिगर्जिटेशन होने से प्रिवेंट करता है। अभी इस कंडीशन में क्या है, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लेक्स में जो भी कंटेंट प्रेजेंट है वो रिफ्लेक्स करेगा, अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा इसोफेगस के साइड में और एसिडिटी को कॉज करता है, चेस्ट में बर्निंग सेंसेशन होगा, चेस्ट पेन होगा, नॉन कार्डियक पेन होता है और बहुत सारे कंडीशन अराइज होते हैं जब भी ये गैस्ट्रिक कंटेंट ऊपर के साइड में अपवर्ड रिफ्लेक्स करता है तब। तो क्या है, मेनली बैक फ्लो ऑफ द गैस्ट्रिक कंटेंट, जो भी गैस्ट्रिक कंटेंट है बेबी ने फीडिंग करा है, फूड इनटेक करा है, वो बैक फ्लो मूव कर रहा है इनटू द इसोफेगस, इसोफेगस के अंदर। क्यों कर रहा है, ड्यू टू रिलैक्सेशन इनकॉम्पिटेंस, यानी कि जो इसोफेगस स्पिंचर है वो रेस्ट फॉर्म में है, वो काम ही नहीं कर रहा, उसको पता ही नहीं कभी उसे ओपन होना है, कभी उसे क्लोज होना है। तो इनकॉम्पिटेंट मतलब उन्होंने अपना काम करना, इसोफेजियल स्पिंचर ने अपना काम करना छोड़ दिया, जो मसल्स है वहाँ के एकदम रेस्टिंग फॉर्म में है। ऑफ द मसल्स ऑफ द इसोफेजियल और द कार्डिक स्पिंचर ऑफ द स्टमक, कार्डिक स्पिंचर जो स्टमक में प्रेजेंट होता है या फिर इसोफेजियल स्पिंचर की जो मसल है एकदम से रेस्टिंग फॉर्म में है, जो भी कंटेंट है वो बैक फ्लो कर रहा है और पेशेंट को कहता है चेस्ट पेन अराइज हो रहा है और हार्ट बर्निंग जैसी कंडीशन देखने को मिलती है। सीवियर कंडीशन है, लाइफ थ्रेटनिंग भी है। ट्रांसिएंट कॉजेस क्या है, मेनली किस वजह से गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लेक्स होगा, बहुत सारे कंडीशन है, रेस्पिरेटरी कंडीशंस की वजह से भी GERD जैसी कंडीशन अराइज होती है। ट्रांसिएंट रिलैक्सेशन ऑफ द लोअर इसोफेजियल स्पिंचर, जो लोअर इसोफेजियल स्पिंचर है ये कहता है ट्रांसिएंट रिलैक्सेशन, एकदम मसल कैसी है, रेस्टिंग फॉर्म में है, काम करना उन्होंने अपना बंद कर दिया है। डिलेड मैच्योरेशन ऑफ द न्यूरोमस्कुलर कंट्रोल ऑफ द इसोफेगस, यानी कि न्यूरोमस्कुलर जो जंक्शन होता है मसल में, सिग्नल जो प्रोवाइड करते हैं न्यूरॉन्स के थ्रू, वो काम करना वहाँ के मसल्स बंद कर दिया है, क्योंकि वहाँ पे कैसा डिलेड तक की जो सिग्नल्स है वो डिलेड पहुंच रहे हैं या फिर मैच्योर फॉर्म में नहीं है।
रेज इंट्रा अब्डोमिनल प्रेशर की रेज होने की वजह से बहुत ज्यादा प्रेशर अराइज हो रहा है, इसकी वजह से भी जो स्पिंचर है वो अच्छे से कंट्रोल नहीं कर पा रहे और बैकफ्लो की प्रोसेस कंटिन्यू हो रही है। हियाटल हर्निया प्रेजेंट है विद द इनकॉम्पिटेंट स्पिंचर। इनकॉम्पिटेंट स्पिंचर में हियाटल हर्निया यानी कि प्रोट्रूशन प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या क्या साइन और सिम्टम्स। इसोफेजियल गैस्ट्रो, जब भी इसोफेजियल में गैस्ट्रिक कंटेंट जब रिफ्लेक्स करता है, जीआरडी की कंडीशन है, तब क्या क्या साइन और सिम्टम्स कॉज होते हैं, क्या क्या देखने को मिलेगा पेशेंट की बॉडी में। तो कॉमन सिम्टम्स क्या होंगे, मेनली हार्ट बर्न होगा, बेबी को बहुत ही ज्यादा जलन फील होगी हार्ट के रीजन में, एंड इंडाइजेशन एंड द नॉन कार्डियक चेस्ट पेन। इंडाइजेशन होगा, अच्छे से डाइजेशन की प्रोसेस नहीं हो पा रही होगी, और बेबी के चेस्ट में कैसा नॉन कार्डियक कंडीशन में जैसा लेफ्ट साइड में पेन अराइज होता है और रेडिएंट करता है आर्म्स में, बोथ आर्म में एंड द नेक एरिया में, तो वो नॉन कार्डियक, वो कार्डियक पेन होता है, बट यहाँ पे चेस्ट पेन, मेनली चेस्ट में ही इसोफेगस रीजन में क्या होगा, पेन होगा पेशेंट की बॉडी में। बेबी कैसा पेन फील कर रहे होंगे, इंटेंस होगी फीलिंग, ये इंटेंस पेन होगा, इसी के साथ इंडाइजेशन, अच्छे से फूड डाइजेस्ट भी नहीं हो पा रहा होगा, और हार्ट बर्न भी प्रेजेंट होता है। रिकरेंट रिगर्जिटेशन, जो भी वो फूड इंटेक कर रहे हैं वो बैक फ्लो कर रहा है, बाहर निकल रहा है। वॉमिटिंग, रिगर्जिटेशन पहले होता है, फिर वॉमिटिंग, इजैकुलेशन, मतलब कि फॉर्म में जो भी फोर्सफुल जो भी कंटेंट है स्टमक के अंदर वो फोर्सफुली आउट होगा। एंड द हेमेटोएमेसिस, जो वॉमिटिंग है उसमें ब्लड भी प्रेजेंट होता है। पुअर वेट गेन एंड द एनीमिया ड्यू टू ब्लड लॉस। पुअर वेट गेन होगा, पेशेंट का बॉडी जितना भी फ्लूइड वो इनटेक कर रहा है वो वॉमिट के फॉर्म में निकल जा रहा है, इसोफेगस में बैक फ्लो रिफ्लेक्स हो रहा है, जिस वजह से जो भी बेबी का वेट होगा वो पुअर होगा, एकदम से वेट अच्छे से वो गेन नहीं कर पा रहे होंगे, और इसी के साथ एनीमिया भी होगा क्योंकि न्यूट्रिशन उनके बॉडी में नहीं पहुंच रहा। लोअर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन दिखने को मिलेगा, और एस्पिरेशन भी होगा, जब रिगर्जिटेशन की प्रोसेस हो रही है तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि माउथ के एयरवे से विंड पाइप में भी गैस्ट्रिक कंटेंट एस्पिरेट हो जाए, मूव कर जाए। नेक्स्ट है कॉम्प्लिकेशन, क्या क्या कंडीशन अराइज होंगी जब जीईआरडी की कंडीशन है। तो ईसोफेजाइटिस, इन्फ्लामेशन होगा ईसोफेगस में, ईसोफेजियल स्ट्रक्चर, मतलब कि वहाँ पे जो भी स्ट्रक्चर्स हैं वो बहुत ही इन्फ्लेम्ड होंगे, सॉइलिंग अप होंगे और पेन भी करेंगे। एस्पिरेशन, निमोनिया हो सकता है ड्यू टू एस्पिरेशन ऑफ द गैस्ट्रिक कंटेंट इन द लंग्स। जब भी गैस्ट्रिक कंटेंट जब लंग्स में एंटर करता है, एस्पिरेट होता है, तो निमोनिया जैसी कंडीशन हो सकती है। मैनेजमेंट कैसे मैनेज करेंगे जीआरडी को, तो पोजीशनिंग को मेंटेन करते हैं। अभी क्या है, जैसे ही बेबी फीड करेगा और लाइन पोजीशन में जाएगा तो बहुत ही ज्यादा चांसेस है कि जो गैस्ट्रिक कंटेंट है वो एस्पिरेट कर जाए, लंग्स में चला जाए। तो पोजीशन को बहुत ही ज्यादा ध्यान में रखना है कि कार्डियल मैनेजमेंट होता है जीईआरडी के लिए। प्लेस द चाइल्ड इन द राइट लेटरल सुपाइन पोजीशन, राइट लाइन पोजीशन पेशेंट को प्रोवाइड करेंगे ड्यूरिंग द स्लीप, जब भी वो सो रहे होंगे। इफ इन्फेंट इज यंगर देन 6 मंथ, अगर बच्चे क्या हैं 6 मंथ से बड़े हैं या फिर छोटे हैं, उससे 6 महीने से छोटे हैं, तब कैसी पोजीशन उन्हें साइड लाइन पोजीशन, लाइन लेटरल पोजीशन प्रोवाइड की जाती है। Older children should be placed in 30 degree to 45 head raised position। अगर बच्चे कैसे हैं, ओल्डर चिल्ड्रन यानी कि ज्यादा बड़े बच्चे हैं, 6 मंथ से ज्यादा की उनकी एज है, तब उनको 30 डिग्री और 45 डिग्री पे उनके हेड को एलिवेट करके रखेंगे, हेड को उठा के रखते हैं। कीप द चाइल्ड इन सेमी अपराइट पोजीशन 30 to 45 डिग्री आफ्टर द फीडिंग। जैसे ही बेबी ने फीड करा है उनको 45 डिग्री पे 90 डिग्री का एंगल होता है और 45 डिग्री का 90 डिग्री का, हाँ, तो ये वाला कंडीशन बेबी को इस पोजीशन में रखते हैं, ऐसे करके रखते हैं लाइन पोजीशन में। एलिवेट द हेड ऑफ द बेड 6 to 8 इंच, बेड का जो हेड एरिया है उसको एलिवेट करके रखेंगे 6 to 8 इंच में, 50 to 20 सेंटीमीटर में। ऑन ब्लॉक्स, जो भी ब्लॉक्स होते हैं हेड के उनको एलिवेट करके रखते हैं 6 to 8 इंच पे। अवॉइड रिकम्बेंट पोजीशन आफ्टर द मील फॉर एट लिस्ट 3 आवर्स, पेशेंट को लाइंग और मतलब कि प्रोन और सुपाइन पोजीशन में नहीं लेटाएंगे आफ्टर द फीडिंग। टू होल्ड अ बेबी अगेंस्ट द चेस्ट, पेशेंट को होल्ड न करेंगे, अगर उनके चेस्ट से चेस्ट एरिया पे कंप्रेशन नहीं दे देंगे। एंड पैट इट ऑन द बैक टू इंड्यूस द बेल्चिंग फॉर द बर्पिंग। जब भी पेशेंट क्या कर रहे हैं, फीडिंग कर लिया है उन्होंने, मिल्क को इनटेक कर लिया है, तो बैक एरिया में पेशेंट के पोस्टीरियर साइड में
उनकी पीठ में ऐसे हैंड को परफॉर्म करके पेशेंट क्या करते हैं, पैटिंग करते हैं, टैप करते हैं, जिसको क्या कहते हैं हम बेल्चिंग कहेंगे, नहीं तो बर्पिंग कहते हैं। बैक साइड में टैप करेंगे जिसके थ्रू जो भी उन्होंने फीडिंग करा होगा वो इजीली स्टमक में चला जाए, रिगर्जिटेशन ना हो। फीडिंग के लिए क्या करते हैं, गिव स्मॉल एंड द फ्रीक्वेंट फीडिंग। स्मॉल अमाउंट में जो भी फूड दे रहे होंगे वो छोटा छोटा सा देंगे, बहुत ज्यादा हैवी अमाउंट में नहीं देंगे कि एकदम से सारा ही फीड करा दे रहे हैं, एकदम से सब खिला दे रहे हैं। तो स्मॉल अमाउंट में जो फूड होगा, जो भी फीडिंग है उन्हें देंगे, और फ्रिक्वेंटली देंगे। अगर थोड़ा थोड़ा दिया है तो थोड़ा बेबी को दिया, फिर थोड़े टाइम के बाद में 2 to 3 आवर्स के बाद में फिर उन्हें फीडिंग दिया, तो फ्रिक्वेंटली देंगे। विद द थिकन इन्फेंट और द infant formula 1 tablespoon 50 ml और the 3 teaspoon, मतलब 15 ml मेजरमेंट के ही अकॉर्डिंग 15 ml और the 3 teaspoon फीडिंग उन्हें प्रोवाइड करते हैं। राइस और सीरियल आर एडेड इन 180 ml मिल्क टू प्रिवेंट द रिफ्लेक्स। इससे थोड़ा थोड़ा सा हम उन्हें जो भी सीरियल्स हैं, दाल है, राइस है, वो उन्हें देते हैं फीडिंग के लिए। अवॉइड फीडिंग विद फैटी फूड, कोई भी कोलेस्ट्रॉल रिच फूड नहीं देंगे, फैटी फूड नहीं देंगे, चॉकलेट्स नहीं देंगे, फ्रूट जूस नहीं देंगे, सिट्रस प्रोडक्ट एंड द स्पाइसी फूड बिल्कुल ही नहीं देंगे, क्योंकि हार्ट कैसा है, बर्न कर रहा है, जलन हो रही है एसोफेगस चेस्ट एरिया में। तो स्पाइसी फूड बिल्कुल ही अवॉइड करना है, कोई भी मसालेदार खाना नहीं देना है, फैटी फूड एकदम से अवॉइडेड है, चॉकलेट और फ्रूट जूस भी जो बाहर से आता है वो नहीं देंगे, क्योंकि क्या है इसमें केमिकल्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं, और वहाँ की लाइनिंग इसोफेगस की जो रिगर्जिटेशन हो रहा है, एसिड जो स्टमक में प्रेजेंट होता है वो बैक फ्लो कर रहा है, तो इसोफेगस की लाइनिंग कैसी होगी, स्वेलिंग होगी और एकदम से रफिश होगी, जिसकी वजह से पेशेंट को और भी ज्यादा सीवियर प्रॉब्लम अराइज हो सकती है। एडवाइस टू अवॉइड विगोरस प्ले आफ्टर द फीडिंग एंड अवॉइड फीडिंग जस्ट बिफोर द बेड टाइम से पहले बिल्कुल ही फीडिंग तुरंत कराया, पेशेंट को सुला दिया, तो ऐसा नहीं करना है। खाने के बाद में थोड़ा सा उसे बर्फिंग करना है, पेशेंट की बैक पे टैपिंग करनी है, जिसके थ्रू जो भी उन्होंने इनटेक करा है वो अच्छे से स्टमक पे चला जाए, और पेशेंट को प्ले नहीं कराना है, खेलने भी नहीं देना है फीडिंग कराने के बाद में। मेडिकेशन एडमिनिस्टर करते हैं, एंटासिड्स देंगे, H2 रिसेप्टर्स, एंटागोनिस्ट एंड द प्रोटॉन पंप इनिबिटर्स। ये मेडिकेशन है जो भी गैस का प्रोडक्शन है, एसिड का ज्यादा प्रोडक्शन है, गैस्ट्रिक प्रेशर को ये रिमूव करते हैं और हल्का करते हैं, रिड्यूस करते हैं, जिसके थ्रू जो भी गैस्ट्रिक रीजन है वो उसमें एसिड का प्रोडक्शन कम हो जाए। सर्जिकल मैनेजमेंट के लिए क्या करेंगे, अगर स्पिंचर अच्छे से फॉर्म नहीं कर रहे हैं, उन्होंने अपना काम करना बंद कर दिया है, एकदम रेस्टिंग पोजीशन पे है, तो फंडोप्लिकेशन एक सर्जरी होता है, नाइसिन सर्जरी ऑपरेशन इन्होंने दिया था, उसको परफॉर्म करते हैं। स्टमक में एकदम जो इसोफेगस है इसको राउंड फॉर्म में 360 डिग्री पे रैप कर देते हैं, 360 डिग्री पे पूरा सर्कुलर फॉर्म में रैपिंग कर देते हैं। इट इज यूज टू ट्रीट द गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लेक्स, GERD में इसको परफॉर्म किया जाता है। एंड और द हियाटल हर्निया, जब भी हियाटल हर्निया प्रेजेंट है, हमने देखा था कॉजेज में हियाटल हर्निया की भी वजह से GERD अराइज होता है बाय द रीएस्टैब्लिशिंग अ गैस्ट्रोइसोफेजियल एंगल एंड क्रिएटिंग अ बैरियर टू इंट्राथोरेसिक गैस्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट। जो भी इंट्राथोरेसिक गैस्ट्रिक है उसमें री-एस्टैब्लिश करते हैं, जो वहाँ का एंगल होता है उसको दोबारा से फॉर्म करते हैं, ये वाला जो बीच में एंगल होता है उसको दोबारा से मेट करते हैं सर्जिकल मेजर का, सर्जिकल इंटरवेंशन का यूज करते हुए। इन दिस सर्जरी फंडस ऑफ द स्टमक, इस सर्जरी में होता क्या है, जो फंडस एरिया, अपर एरिया, स्टार्टिंग का एरिया जो स्टमक का होता है उसको रैप कर देते हैं अराउंड द लोअर इसोफेगस स्पिंचर। जो लोअर इसोफेगस स्पिंचर होता है यही क्या है, रेस्टिंग फॉर्म में यही अच्छे से काम नहीं कर रहा, जो कार्डिक स्पिंचर स्टमक के हैं वो काम नहीं कर रहा, तो उसको क्या करते हैं, उसी को हम राउंड फॉर्म में 360 डिग्री में रैप कर देते हैं इसोफेगस के सराउंडिंग में, टू प्रिवेंट द रिफ्लेक्स एपिसोड, जिसके थ्रू कोई भी रिफ्लेक्स एपिसोड रीअकरेंट ना हो। नेक्स्ट हम देखते हैं दूसरी कंडीशन हमारी कंजेनाइटल अगैंग्लियोनिक मेगाकोलोन। कंजेनाइटल कंडीशन है, मेगाकोलोन का मतलब होता है लार्ज इंटेस्टाइन में कोई भी अबनॉर्मलिटी प्रेजेंट है, जिसको हम कहते हैं हिर्श स्प्रंग डिजीज मेगाकोलोन। मेनली एग्जाम में इसी नाम से ये कंडीशन आती है, तो ध्यान रखिएगा जब हिर्श स्प्रंग नाम से कोई कंडीशन आए तो वो मेगाकोलोन लार्ज इंटेस्टाइन की ये प्रॉब्लम है। होता किस वजह से है, कंजेनाइटल ये कंडीशन है
मेनली बाई बर्थ पेशेंट के अंदर ये प्रेजेंट होती है ड्यूरिंग द टाइम जब बेबी बॉर्न हो रहे होते हैं। कंजेनाइटली एब्सेंट होता है ऑटोनॉमिक पैरासिम्पैथेटिक गैंग्लियोनिक, जो गैंग्लियोनिक रीजन है फंक्शन करने के लिए, जो वहाँ पे लार्ज इंटेस्टाइन में जो कंटेन प्रेजेंट होता है स्टूल फॉर्म में जो होता है, उसको आगे के जो रास्ता है रेक्टम और एनस में मूव नहीं कर पाता, क्योंकि वहाँ पे नर्व सेल कैसे हैं, अच्छे से डेवलप नहीं हुए हैं, एब्सेंस फॉर्म में है। तो आगे का प्रोसेस जो कॉन्स्टिपेशन पेशेंट के अंदर प्रेजेंट होता है, नर्व काम नहीं कर रहे, तो जो वहाँ का फंक्शन है वो इम्पेयर्ड हो जाता है। इन द सब म्यूकोसा मेसेंसर एंड द माइंट्रिक प्लेक्सस ऑफ द डिस्टल पार्ट ऑफ द कोलोन, कोलोन के डिस्टल पार्ट में ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है। एंड द रेक्टम में रेक्टोसिग्मोइड, रेक्टम और सिग्मोइड कोलोन के बीच में जो जंक्शन होता है मेगा कोलोन, वो मेगा कोलोन का नाम क्या है, वहाँ का एरिया बहुत ही ज्यादा लार्ज इंटेस्टाइन का जो डिजिटल पार्ट होता है वो बहुत ही इन्फ्लेम्ड हो जाता है, तभी इसको इस कंडीशन को कहा गया है मेगा कोलोन, विच रिजल्ट इन एक्सट्रीम डायलेशन ऑफ द कोलोन प्रोक्सिमल टू डिफेक्ट। इसमें क्या होता है, बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम डायलेशन हो जाता है डिजिटल पार्ट में, जो कोलोन प्रेजेंट होते हैं लार्ज इंटेस्टाइन में वो एक्सट्रीम फॉर्म में डायलेटेड हो जाते हैं, और प्रोक्सिमल जो पार्ट होता है वो डिफेक्टेड होता है, वो फंक्शन अच्छे से नहीं कर रहा होता। तो ये नॉर्मल है लार्ज इंटेस्टाइन। और जो यहाँ पे जो गैंग्लियन ये नॉर्मली प्रेजेंट है, जो नर्व सेल प्रेजेंट है जो आगे के फंक्शन को कंटिन्यू रखते हैं, ये एब्सेंट होते हैं फिश स्प्रंग डिजीज में। यहाँ पे क्या है, ये गैंग्लियन प्रेजेंट है। ये वाला रीजन कैसा है, गैंग्लियनिक है, यहाँ पे गैंग्लियन नर्व सेल प्रेजेंट नहीं है, तो ये एरिया कैसा है, मेगा कोलोन है। क्या है, मेगा कोलोन। मेगा कोलोन होता है ये रीजन। और इसमें क्या है, यहाँ पे ये जो सेल्स हैं ये एब्सेंट होते हैं। इस वाले रीजन में आप देख रहे होंगे जो डायग्राम है इसमें मेनली ये वाले रीजन की बात हुई है। अब जब यहाँ पे ऊपर वाला जो पार्ट है प्रोक्सिमल पार्ट है ये भी अफेक्टेड होता है, और डिजिटल पार्ट भी क्या है, गैंग्लियनिक है। इसमें भी नर्व सेल क्या है पूरी तरीके से यहाँ पे कुछ कुछ तो प्रेजेंट है, पर ये वाला एरिया कैसा है, डिफेक्टेड है। मेनली होता है क्या है, ये वाले एरिया में भी जो गैंग्लियन है वो एब्सेंट होते हैं। नो पेरिस्टालिस इन अफेक्टेड एरिया, पेरिस्टालिस कोई भी मूवमेंट नहीं होगा, जो कंटेंट है वो आगे की तरफ मूव नहीं कर पाएगा। तो नो फीकल मैटर पास थ्रू इट, कोई भी फीकल मैटर लार्ज इंटेस्टाइन से एनस और रेक्टम में एंटर नहीं कर पाएगा। सो एरिया अबव इट, जो भी एरिया इसके ऊपर होता है, यहाँ पे गैंग्लियनिक स्टेट है, यहाँ पे कोई भी गैंग्लियन नहीं प्रेजेंट और अपर एरिया क्या है, डिफेक्टेड है। तो इस एरिया में क्या है, ये एरिया कैसा होता है, सो एरिया अबव इट बिकम द इनलार्ज, इसके ऊपर का एरिया मेगा कोलोन जिसको कहा गया है, ये इनलार्ज हो जाता है ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ द फीकल मैटर एंड द गैसेस। किस वजह से होगा, क्योंकि यहाँ पे एक्यूमुलेशन हो जाएगा गैस का, और जो भी स्टूल का मैटर होता है वो यहाँ पे कलेक्ट हो जाएगा। रेक्टोसिग्मोइड कोलोन इज मोस्ट कॉमनली अफेक्टेड एरिया, जो रेक्टोसिग्मोइड, रेक्टम और सिग्मोइड के बीच में जो एरिया होता है वो बहुत ही ज्यादा अफेक्टेड होता है, लार्ज फॉर्म में होगा, और मोस्ट कॉमनली किसमें होता है, फीमेल्स में, मेल में होता है कंपैरिजन टू द फीमेल। द डिसऑर्डर मेनली फाउंड विद द डाउन सिंड्रोम, क्रोमोसोमल अबनॉर्मलिटी होने की वजह से इस एरिया में जो नर्व सेल्स होते हैं, गैंग्लियनिक सेल होते हैं, वो एब्सेंट होते हैं, प्रेजेंट नहीं होते। 64% केसेस डायग्नोस्ड टिल 3rd मंथ ऑफ द लाइफ, मेनली ज्यादातर 50% से भी ज्यादा केसेस कभी डायग्नोस होते हैं, कब डायग्नोस होंगे, 3rd मंथ ऑफ द लाइफ। 3rd मंथ का जब बेबी 3 महीने का हो जाएगा उस टाइम पे ही हम इसको डायग्नोस कर पाते हैं, मेनली जब भी बेबी फीडिंग करना अच्छे से स्टार्ट करते हैं। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन अगर हम कॉजेस की बात करें तो क्यों हो रहा है, एब्सेंस है गैंग्लियनिक जो नर्व सेल है वो एब्सेंस है, कंजेनाइटल अबनॉर्मलिटी की वजह से है, क्रोमोसोमल अबनॉर्मलिटी की वजह से है। मैटरनल को अगर ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द प्रेगनेंसी मदर ने कोई भी हार्मफुल सब्सटेंस इंजेक्ट किया है, अल्कोहल लिया है, स्मोकिंग की है, तो उस वजह से भी ये कंडीशन अराइज होते हैं। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में अभी कोलोन एरिया कैसा है, ऑब्स्ट्रक्टेड है, बहुत ही ज्यादा लार्ज है, मेगा कोलोन है, तो उस टाइम पे होगा क्या, तो मेनली जब बेबी कैसे होगा 3 मंथ में डायग्नोस होता है, तो जब क्या होगा, अपीयर एट द बर्थ और विद इन द 7 डे, जब बेबी छोटे होते हैं, मेनली ज्यादातर कंडीशन 3 मंथ में ही हम इसे डायग्नोस कर पाते हैं, पर जब छोटे बेबी होते हैं बॉर्न होने के बाद में, एट द टाइम ऑफ द बर्थ होने के टाइम पे, या फिर विद इन द 7 डेज 1 वीक के अंदर ही अंदर इसको डायग्नोस कर पाते हैं। कार्डियल साइन जो मेन साइन होता है इसका, अनेबल टू पास मेकोनियम विद 36 to 48 आवर्स ऑफ बर्थ,
मिकोनियम जो बेबी का फर्स्ट स्टूल होता है वो पास नहीं कर पाते। कितने टाइम ड्यूरेशन में? 36 टू 48 आवर्स में वो मिकोनियम को पास नहीं कर पाते। अब्डोमिनल डिस्टेंशन, अभी स्टूल इंटेस्टाइन में है, एक्यूमुलेटेड है, भरा हुआ है, तो अब्डोमिनल डिस्टेंशन होगा, बहुत ही प्रेशर होगा, एनलार्जमेंट होगा उस रीजन में विद इन द 1 to 2 days में, और बेबी बहुत ही क्राई करेंगे, रोएंगे बहुत ज्यादा। गैस का एक्यूमुलेशन इसी के साथ में होता है आफ्टर द बर्थ। रिफ्यूज सकिंग, पेशेंट बिल्कुल सक करने से सक रिफ्लेक्स काम ही नहीं करेगा, सकिंग नहीं करेंगे, फीडिंग नहीं करेंगे। बाइल स्टेन और फीकल वॉमिटिंग, जो वॉमिट करेंगे गैस्ट्रिक कंटेंट जो उनके स्टमक से आउट होगा वो कैसा होगा, उसमें बाइल भी प्रेजेंट होंगी और फीकल कंटेंट भी वॉमिटिंग में आएगा, क्योंकि आगे ऑब्स्ट्रक्शन है रेक्टम एरिया से, स्टूल मिकोनिया पास ही नहीं हो पा रहा है तो वो पीछे की तरफ बैक फ्लो करेगा, उसे तो कहीं ना कहीं से निकलना ही है, तो वो माउथ के थ्रू फीकल कंटेंट वॉमिटिंग से निकलेगा, वॉमिटिंग में निकलेगा। चिल्ड्रंस में क्या क्या साइन और सिम्टम देखने को मिलेंगे? फाउल स्मेलिंग होगी, क्योंकि क्या है स्टमक में लार्ज इंटेस्टाइन में स्टूल जो भी मेकोनियम है वो एक्यूमुलेटेड है, वो पास नहीं हो पा रहा, तो माउथ से जो स्मेल होगी वो बहुत ही ज्यादा फॉल होगी। इसी के साथ जो स्टूल बेबी पास भी करेंगे उसमें भी स्मेल होगा एंड में भी पैलेट और द रिबन लाइक फॉर्म, जो स्टूल वो पास करेंगे वो रिबन शेप में होगा, वो अच्छे से प्रॉपर अमाउंट में स्टूल पास नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एक्यूमुलेशन प्रेजेंट है वहाँ पे, जो सेल्स हैं नर्व है वो अच्छे से काम ही नहीं कर रहे, फंक्शनल फॉर्म में नहीं है, तो रिबन शेप में स्टूल पास होता है। ब्लोटेड सोइलन एंड द डिस्टेंटेड अब्डोमेन, अच्छे से पास नहीं हो पा रहा है स्टूल, तो ब्लोटिंग प्रेजेंट होगी, अब्डोमेन में गैस एक्यूमुलेट होगी और अब्डोमेन कैसा होगा? डिस्टेंटेड यानी कि लार्ज होगा। ग्रॉस माल नरिश्ड एनीमिया एंड द फेलियर टू थ्राइव, मतलब कि माल नरिश्ड बेबी होगा, बेबी में कोई भी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट नहीं होगा, न्यूट्रिएंट्स अच्छे से अब्जॉर्ब नहीं हो पाएंगे, विटामिन की डेफिशिएंसी होगी और बेबी एनीमिक होगा। इसी के साथ साथ फेलियर टू थ्राइव, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का जो प्रोसेस है वो एकदम से डिले हो जाता है। फेल टू पास मेकोनियम एंड एम्प्टी रेक्टम, पेशेंट क्या है स्टूल को पास आउट नहीं कर पाएंगे, फेल होगा, और इसी के साथ साथ कॉन्स्टिपेशन जैसी कंडीशन भी अराइज होगी। फेलियर टू गेन वेट, वेट नहीं गेन कर पाएंगे, पुअर वेट गेन होगा। डिलेड ग्रोथ एंड द डेवलपमेंट, बाइल स्टेन इन द वॉमिटिंग, जब भी बेबी जो वॉमिट कर रहे होंगे उसमें बाइल प्रेजेंट होगा, फीकल कंटेंट भी वॉमिटिंग के थ्रू आउट होता है। कॉम्प्लिकेशन क्या है? ये बहुत ही ज्यादा लाइफ थ्रेटिंग कंडीशन है, इसे तुरंत के तुरंत हमें ट्रीट करना इंपॉर्टेंट है। तो कोलोनिक मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन ड्यू टू द इनएडिक्वेट मोटिलिटी इन एन इंटेस्टाइनल सेगमेंट, कोलोनिक मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन, जो कोलोन होते हैं उस रीजन में मैकेनिकल जो ऑब्स्ट्रक्शन है वो प्रेजेंट होता है ड्यू टू इनएडिक्वेट मोटिलिटी, मूवमेंट अच्छे से नहीं हो पा रहा होता है। हाइपोवोलेमिक शॉक होगा, क्योंकि एक्सेसिव हैमरेज प्रेजेंट है, एक्सेसिव लॉस हो रहा है, ब्लड नहीं है पेशेंट की बॉडी में, एनीमिक पेशेंट है, फ्लूइड का लॉस हो रहा है, फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस है, तो बेबी पेशेंट क्या है हाइपोवोलेमिक शॉक में जा सकते हैं। हार्ट क्या है अच्छे से पंप नहीं करेगा, काम नहीं करेगा। एंड द एंट्रोकोलाइटिस इंटेस्टाइन कैसा होगा? सॉइलिंग होगा, दोनों ही क्रॉनिक कंडीशन होता है, स्मॉल एंड द लार्ज इंटेस्टाइन दोनों में ही स्वेलिंग प्रेजेंट होती है, दोनों इंटेस्टाइन इन्वॉल्व होंगे, जी कैसे सीरियस कॉम्प्लिकेशन है, लाइफ थ्रेटनिंग, पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। नेक्स्ट है डायग्नोसिस। फॉर द डायग्नोसिस ऑफ द मेगा कोलोन हम क्या क्या डायग्नोस्टिक मेड कर सकते हैं? तो प्लेन अब्डोमेन एक्सरे, प्लेन अब्डोमेन एक्सरे करेंगे, परफॉर्म करेंगे। इलाजमेंट है, पेशेंट बहुत ही ज़्यादा डिस्टेंटेड अब्डोमेन है तो उसके लिए एक्सरे और यूएसजी करके भी डायग्नोस कर सकते हैं। रिवील द सीवियर गैशियर डिस्टेंशन ऑफ द बबल, बबल की वजह से जो सीवियर एक्सटेंशन या फिर डिस्टेंशन प्रेजेंट है उसको फाइंड आउट करने के लिए। बेरियम कंट्रास्ट एनीमिया देंगे, इंजेक्ट करते हैं डाई टू डेमोक्रेट नॉर्मल टू द एबनॉर्मल पार्ट ऑफ द, डिफरेंशिएट करने के लिए कौन सा पार्ट नॉर्मल है कौन सा पार्ट अफेक्टेड है, उस पार्ट को डायग्नोस करने के लिए रेक्टल सक्शन बायोप्सी परफॉर्म करते हैं। अ टेक्निक यूज टू ऑब्टेन अ सैंपल ऑफ अ सेल फ्रॉम द रेक्टम बाय एस्पिरेशन, एस्पिरेशन का यूज करते हुए जो रेक्टम एरिया में जो सेल है उनको एस्पायरेट करते हैं, कि बहुत ही अच्छा एक डायग्नोसिस है इस कंडीशन को, मेगा कोलोन को फाइंड आउट करने के लिए। टू कंफर्म द डायग्नोसिस ऑफ द फिश-स्प्रंग डिजीज बेस्ड ऑन द एब्सेंस ऑफ द गैंग्लियोनिक नर्व, क्यों है ये डिजीज होता क्यों है? जब भी जो गैंग्लियोनिक नर्व सेल है वहां पे एब्सेंट होती है, इस वजह से मेगा कोलोन कंडीशन अराइज होती है। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए हमें एस्पिरेट करेंगे, जो रेक्टम में सेल्स प्रेजेंट होते हैं उसका सैंपल लेते हैं एस्पिरेशन की प्रोसेस के थ्रू। इट इज गोल्ड स्टैंडर्ड
फॉर डेफिनेट डायग्नोसिस ऑफ द मेगा कोलोन, बहुत ही अच्छा डेफिनेट डायग्नोसिस है चेक करने के लिए, डायग्नोस करने के लिए मेगा कोलोन की कंडीशन को। नेक्स्ट है मेडिकल मैनेजमेंट। मेनली मेडिकल मैनेजमेंट से हम पेन वगैरह को या फिर गैस का जो भी प्रोडक्शन हो रहा है, डिस्टेंटेड एब्डोमेन है, उसी को हम ट्रीट कर सकते हैं। बाकी प्रॉपर वे में शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए मेडिकल इंटरवेंशन यूज करेंगे, पर प्रॉपर उसको ट्रीट करने के लिए सर्जिकल इंटरवेंशन करना नीडेड है। गिव लो रेसिड्यूअल डाइट, कैसा बेबी को डाइट देंगे? रो रेसिड्यूअल, स्मॉल स्मॉल अमाउंट में डाइट देंगे, फ्रिक्वेंट डाइट देंगे, हैवी डाइट नहीं देंगे, लो फाइबर रिच डाइट देंगे, कॉन्स्टिपेशन भी हो सकता है, इसलिए हाई कैलोरिक एंड द हाई प्रोटीन डाइट देते हैं। क्योंकि क्या है, बेबी में न्यूट्रिशन की भी डेफिशिएंसी है, यानी बेबी पेशेंट है, तो जो भी डाइट दे रहे हैं वो सॉलिड फॉर्म में देंगे, अच्छा डाइट देंगे, विटामिन होने चाहिए, मिनरल्स होने चाहिए, फ्रूट एंड इलेक्ट्रोलाइट को भी मेंटेन करेंगे, हाइड्रेशन को बेबी के। डेली रेक्टल इरिगेशन विद द नॉर्मल सलाइन, रेक्टल इरिगेशन करेंगे, क्लीन करेंगे उसको नॉर्मल सलाइन से, टू प्रमोट द एलिमिनेशन एंड अवॉइड द ऑब्स्ट्रक्शन, ताकि जैसे रेक्टम एरिया में कोई भी अगर ऑब्स्ट्रक्शन प्रेजेंट है तो उसको इरिगेशन के फॉर्म में हम उसको रिमूव आउट कर दें, उसको क्लीन कर दें। सर्जिकल मैनेजमेंट, मेनली सर्जिकल मैनेजमेंट ही परफॉर्म करते हैं मेगा कोलोन को ट्रीट करने के लिए। तो एम ऑफ द सर्जरी इज टू रिमूव द अगैंग्लियोनिक माल फंक्शनिंग एंड द डायलेटेड पार्ट ऑफ द बबल। जो भी डायलेटेड पार्ट है लार्ज इंटेस्टाइन में, मेनली हमारा फोकस क्या होता है, एम क्या होता है, उस अगैंग्लियोनिक जो भी फंक्शनल नहीं कर रहा पार्ट उसको कट कर देना या फिर उसको रिमूव करना, जिसकी वजह से जो वहाँ का फंक्शन है वो नॉर्मली हो पाए। फॉलोड बाय द एनास्टोमोसिस ऑफ द रिमेनिंग पार्ट, फॉलोड किससे करेंगे? जो रिमेनिंग पार्ट है, जो पार्ट फंक्शन नहीं कर रहा उसको कट करके रिमूव करेंगे, और जो गुड पार्ट है, जो फंक्शनल पार्ट है, उसको एनास्टोमोसिस करते हैं। प्री ऑपरेटिव मैनेजमेंट के लिए क्या करेंगे? पेशेंट को निर्भर ओरल रखते हैं, पेशेंट को कुछ भी खाने या फिर पीने को नहीं देंगे। नेवर टेक रेक्टल टेम्परेचर, कभी भी रेक्टल टेम्परेचर, रेक्टम एरिया से पेशेंट का टेम्परेचर नहीं लेंगे। मेजर अब्डोमिनल गर्थ, पेशेंट का गर्थ जो है उसको हम मेजर करते हैं। एंड ऑब्जर्व करेंगे रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस को, यहाँ पे नहीं होगा, ऑब्जर्व करेंगे रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस को कि पेशेंट को ब्रीथ करने में कोई भी अब्नॉर्मलिटी तो नहीं प्रेजेंट है, अगर है तो ऑक्सीजन थेरेपी देंगे, पेशेंट को प्रोवाइड करेंगे। परफॉर्म इन 2 स्टेप, जो भी सर्जरी होती है वो 2 स्टेप में परफॉर्म करते हैं मेगा कोलोन को ट्रीट करने के लिए। मेजर द अब्डोमिनल गर्थ, सबसे पहले पेशेंट का अब्डोमिनल गर्थ चेक करेंगे, गैस के लेवल को, पेशेंट का जो भी अब्डोमिनल डिस्टेंशन है, एनलार्जमेंट है अब्डोमिन एरिया को, उसको फाइंड आउट करने के लिए। ऑब्जर्व द रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, के साथ रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस को भी फाइंड आउट करते हैं। एंड इनिशियल सर्जरी में क्या करते हैं, जो 2 पार्ट में डिवाइडेड है, तो इनिशियल सर्जरी में स्टार्टिंग में क्या करेंगे? टेम्परेरी कोलोस्टोमी परफॉर्म करेंगे इन द ganglionic bubble to remove the obstruction and follow dilated bubble to rectum to its normal size, जिससे कि वो नॉर्मल अपने साइज में रिटर्न हो जाए। और टेम्परेरी बेसिस पे शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए कोलोस्टोमी परफॉर्म करते, जो रेक्टम में जितना भी एक्यूमुलेटेड स्टूल का जो भी फॉर्मेशन है, इकट्ठा हो रखा है, उसको कोलोस्टोमी करके रिमूव आउट कर लिया जाए। डेफिनेट और द रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी, डेफिनेट परफॉर्म करते हैं सर्जरी, कौन कौन से होते हैं? इट इन्वॉल्व द कंप्लीट सर्जिकल करेक्शन, पूरी तरीके से जो मेगा कोलोन है, जो फंक्शनल फॉर्म में नहीं है जो एरिया, उसको कट करके रिमूव करना। इन विच द नॉर्मल बबल अटैच टू द एनल ओपनिंग, जो नॉर्मल एरिया लार्ज इंटेस्टाइन का है उसको एनल एरिया से कनेक्ट करना। बाई पुल थ्रू द प्रोसीजर एट द एज ऑफ द 12 to 15 मंथ, ये सर्जिकल प्रोसीजर कब परफॉर्म किया जाता है? बेबी बर्थ होता है उस टाइम पे तो नहीं परफॉर्म कर सकते, तब शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए हम कोलोस्टोमी मेड कर देते हैं, पर लॉन्ग टाइम मेजर के लिए, डेफिनेट मेजर के लिए जब भी बेबी 12 to 15 मंथ का होगा तब सर्जरी को परफॉर्म करते हैं एट द वेट ऑफ द 6 to 9 kg। जो बेबी का वेट कितना होना चाहिए? 7 to 9 kg होना चाहिए, तभी सर्जिकल मैनेजमेंट में परफॉर्म करते हैं। तो मेनली 3 टाइप ऑफ सर्जरीज में इन्वॉल्व होती हैं, कौन कौन सी है? सैमसन्स प्रोसीजर, रेक्टोसिग्मोइडेक्टमी, इसमें क्या करते हैं, ये लार्ज एक्सटेंसिव, मतलब बहुत ही ज्यादा जो अच्छा एरिया लार्ज इंटेस्टाइन का होता है उसको रिमूव आउट कर दिया जाता है। ओरिजिनल पुल थ्रो प्रोसीजर इन विच द ganglionic segment of the colon in restricted down to the sigmoid colon and rectum, and an oblique anastomosis is performed between the normal colon and lower rectum। इसमें क्या करते हैं, जी स्वेंसन प्रोसीजर है,
इसमें जो इन्फेक्टेड पार्ट होता है उसको पूरी तरीके से लार्ज अमाउंट में जो लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट होता है उसको कट करके रिमूव कर दिया जाता है। देन जो गुड एरिया होता है, फंक्शनल एरिया होता है, उसको एनस एरिया से सिग्मोइड मतलब कि ऑब्लिक प्रोसीजर का परफॉर्म करते हुए एनास्टोमोसिस कर देते हैं। गुड पार्ट से एनल के एंड जो लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट होता है रेक्टोसिग्मोइड कोलोन को अटैच कर दिया जाता है। नेक्स्ट है सेकंड सॉल्व ऑपरेशन एंडोरेक्टल पुल थ्रो। इसमें क्या करते हैं, स्मॉल जो भी मास होता है, इन्फेक्टेड मास होता है, उसमें से थोड़ी सी लाइनिंग को ही रिमूव आउट करते हैं। इसमें लेग एक्सटेंशन का यूज किया जाता है। इसमें ज्यादा अमाउंट में लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट कट करते हैं, इसमें स्मॉल इंटेस्टाइन का इनर लाइनिंग ही कट की जाती है। म्यूकोसा एंड द सब म्यूकोसा ऑफ द रेक्टम इज रिमूव्ड। सब म्यूकोसा और म्यूकोसा जो लाइनिंग होती है सिर्फ उसी को कट आउट करते हैं। एंड द गैंग्लियोनिक कोलोन पुल्ड थ्रू द मसल सीज ऑफ द रेक्टम एंड एनास्टोमोसिस विद द एनस, जिसको एनास्टोमोसिस कर देते हैं एनस के साथ में। नेक्स्ट देखेंगे तो नेक्स्ट है हमारा ड्यूहेमल प्रोसीजर रेट्रोरेक्टल ट्रांस एनल पुल थ्रो। इसमें क्या करते हैं, सर्जरी में मेनली जो गुड पार्ट होता है, बैड पार्ट दोबारा से अटक रहा है इसलिए दिख नहीं रहा है ना, शैडो पड़ रही है, पढ़ने में नहीं आ रहा। तो नेक्स्ट है हमारा ड्यूहेमल प्रोसीजर रेट्रोरेक्टल ट्रांस एनल पुल थ्रो। इसमें क्या करते हैं, जो बैड पार्ट होता है उसको कट कर देते हैं, और इसमें जो कॉम्प्लिकेशन होते हैं सर्जरी में वो भी बहुत कम होते हैं। लेस एक्सटेंसिव होता है, इसमें ज्यादा एरिया कट करने की नीड नहीं होती, और बेड पार्ट को कट करते हैं। इसी के साथ में जो गुड एरिया होता है लार्ज इंटेस्टाइन में जो गुड एरिया होता है, जो फंक्शनल पार्ट होता है, उसको एनास्टोमोसिस करके ट्रीट कर दिया जाता है। गैंग्लियोनिक कोलोन प्रॉक्सिमल टू रेक्टम इज रिजेक्टेड एंड द साइड बाय साइड अटैचमेंट ऑफ द नॉर्मल गैंग्लियोनिक कोलोन। इसमें क्या करते हैं, साइड बाय साइड इसमें अटैच कर दिया जाता है, और जो बैड पार्ट होता है उसको कट कर देते हैं, गुड पार्ट को अटैच कर दिया जाता है। इसलिए ये लेस एक्सटेंसिव प्रोसीजर होता है, और इसमें जो कॉम्प्लिकेशन होते हैं वो भी बहुत कम होते हैं। द ऑप्टिमम एज ऑफ द रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी इज टू 6 to 8 मंथ। जब भी बेबी 6 to 8 मंथ के होंगे तब ड्यूहेमल प्रोसीजर को परफॉर्म करते हैं। आफ्टर द टेम्परेरी कोलोस्टोमी, जो इनिशियल सर्जरी हमने परफॉर्म करी थी उसके बाद में कोलोस्टोमी करने के बाद में ड्यूहेमल प्रोसीजर को परफॉर्म किया जाता है जब बेबी 6 to 8 मंथ के होते हैं। तो ये तीनों हमारी सर्जरी हैं, स्वेंसन एंड द स्वेब एंड ड्यूहेमल। इन तीनों में ये बहुत ही ज्यादा हाई, इसमें ज्यादा एक्सटेंसिव एरिया यानी कि बहुत लार्ज इंटेस्टाइन का एरिया कट करना होता है। ये लेस होती है क्योंकि इसमें सब म्यूकोसा लाइनिंग को ही कट करते हैं, और ये वाला प्रोसीजर बहुत ही बेस्ट रहता है क्योंकि इसकी कॉम्प्लिकेशन ड्यूहेमल में बहुत ही कम देखने को मिलते हैं सर्जरी के बाद। इसी के साथ में हमारी कंडीशन मेगा कोलोन खत्म होती है। नेक्स्ट कंडीशन है हमारी रेक्टल प्रोलैप्स। रेक्टल एरिया जो होता है उसका प्रोट्रूशन हो जाना, ये नॉर्मल रीजन है। इसमें रेक्टम एरिया क्या है, प्रोट्यूड है, आगे की तरफ निकला हुआ है। रेक्टम प्रोट्यूड्स फ्रॉम द एनस, रेक्टम एरिया एनस से बाहर निकल रहा है। प्रोट्रूशन ऑफ द वन और द मोर लेयर्स ऑफ द रेक्टल वॉल थ्रू द एनस। एनस के थ्रू एक से ज्यादा जो बॉल है हमारे रेक्टम के वो क्या है, बाहर निकल रहे हैं, प्रोट्रूशन हो रहा है उनका। टाइप है इसके म्यूकोसल प्रोलैप्स, मतलब म्यूकोसा जो लेयर है रेक्टम एरिया की वो बाहर निकल रही है। ओनली प्रोलैप्स म्यूकोसा, सिर्फ और सिर्फ म्यूकोसा लेयर ही बाहर निकलती है। प्रोसीडेंशिया प्रोलैप्स ऑल द लेयर ऑफ द रेक्टल वॉल। प्रोसीडेंशिया में क्या होता है, जितनी भी रेक्टल की बॉल है सब म्यूकोसा वो तीनों ही बॉल कैसे कंप्लीटली प्रोलैप्स हो जाते हैं लोअर बबल में, एनस के थ्रू बाहर प्रोट्रूड हो जाते हैं। कॉजेस क्या है इसके, क्यों ऐसा होता है, कॉन्स्टिपेशन होगा फॉर द लॉन्ग टाइम, क्रॉनिक डायरिया रहता है पेशेंट को, इसीलिए ऐसी कंडीशन अराइज होती है। एनल सर्जरी पहले परफॉर्म करवा चुका है पेशेंट, इसीलिए प्रोट्रूशन की कंडीशन हो सकती है। प्रोलॉन्ग सिटिंग, ज्यादा टाइम तक पेशेंट बैठे रहते हैं, इस वजह से कंडीशन कॉज होती है। एक्सेसिव स्ट्रेनिंग ड्यूरिंग द स्टूल पास, पेशेंट बहुत ही ज्यादा स्ट्रेन का यूज करते हैं स्टूल को पास करने के लिए, इसलिए भी प्रोलैप्स होता है। सिम्टम्स क्या है, मेनली कॉन्स्टिपेशन भी एक इसका सिम्टम होता है। एंड द विजिबल पार्ट ऑफ द रेक्टम आउटसाइड विच लुक रेड और द डार्क पर्पल इन कलर। जो विजिबल पार्ट बाहर प्रोट्रूड पार्ट है
या तो म्यूकोसा लेयर ओनली वन लेयर बाहर साइड में प्रोट्रूड हुई है, या तो सारी ही लेयर रेक्टम एरिया से बाहर की साइड में प्रोट्रूड हो गए हैं। तो वो कैसे विजिबल होंगे, हम उन्हें नॉर्मली देख सकते हैं, रेडन कलर के होते हैं। रेक्टल ब्लीडिंग भी होगी इसी के साथ में, जब पेशेंट स्टूल पास कर रहे होंगे और बहुत ही ज्यादा स्ट्रेन फोर्सफुली स्टूल को पास करेंगे, तब रेक्टल एरिया से ब्लीडिंग भी होगा एंड कॉन्स्टिपेशन भी प्रेजेंट होता है। और इसी के साथ साथ पेशेंट का वेट लॉस होगा, पेशेंट एनीमिक होगा, फटीग होगा पेशेंट के अंदर, और बहुत ही इरिटेट होंगे पेशेंट क्योंकि उन्हें डिस्कम्फर्ट होगा। कोलोन एरिया में पेशेंट को पेन भी रहता है, और पेशेंट जो भी फूड इनटेक कर रहे होंगे तो फेलियर ऑफ द थ्राई भी होगा, उनका डेवलपमेंट ग्रोथ भी डिलेड होता है, और पेशेंट को भूख भी अच्छे से नहीं लगती, इसलिए वो खाना भी नहीं खाते, उनका वेट भी बहुत ज्यादा लॉस होता चला जाता है। करेक्ट द कॉज ऑफ द प्रोलैप्स लाइक द कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, माल न्यूट्रिशन एक्सेट्रा। जो भी माल न्यूट्रिशन है मैंने बताया, पेशेंट को भूख नहीं लगेगी और वो अच्छे से फूड इनटेक नहीं करेंगे, तो जो भी नॉर्मल डाइट है पेशेंट का, विटामिन और इलेक्ट्रोलाइट और जितना भी अच्छा फूड है उनको मिलना चाहिए, जिस वजह से न्यूट्रिशन के थ्रू उनका बॉडी हेल्थ अच्छा रहे, तो वो नहीं मिलेगा तो ये क्या कॉज करता है, माल न्यूट्रिशन कॉज करेगा। तो सबसे पहले पेशेंट का माल न्यूट्रिशन, करेक्टिव फॉर्मूले को यूज करेंगे प्रोलैप्स को ट्रीट करने से पहले, कॉन्स्टिपेशन एंड द डायरिया को ट्रीटमेंट प्रोवाइड करेंगे। मैनुअल रिप्लेसमेंट कर देते हैं, जो भी एनल प्रोट्रूशन पार्ट है उसको कट करके रिमूव कर देंगे। फाइबर रिच डाइट देते हैं कॉन्स्टिपेशन को प्रिवेंट करने के लिए। प्रोवाइड हेड लो पोजीशन, पेशेंट का जो हेड है उसको लोअर पोजीशन में रखेंगे, जिससे कि अच्छे से पेशेंट जो भी फूड इनटेक कर रहा है वो रिकर्जिटेट ना हो, वॉमिटिंग अराइज ना हो, और स्टूल जो वो पास कर रहे हैं कॉन्स्टिपेशन को प्रिवेंट करना जरूरी है। अगर ज्यादा स्ट्रेन फोर्सफुल वे में अगर वो हार्डनिंग होगा, स्टूल बहुत ज्यादा हार्ड होंगे, तो ब्लीडिंग भी हो सकती है, उनके रेक्टम एरिया से हैमरेज जैसी कंडीशन अराइज होगी, और एनीमिया की कंडीशन पेशेंट में बढ़ जाएगी, पेशेंट शॉक में भी जा सकता है अगर ज्यादा ब्लड का लॉस हो जाता है इस वजह से। तो दिस ऑल अबाउट द जीआई सिस्टम डिसऑर्डर। हमने सारे ही डिसऑर्डर को कंप्लीट करा है। कुछ डिसऑर्डर इस सिस्टम के बचे हुए हैं जिनको नेक्स्ट वीडियो में हम जरूर से शेयर करेंगे आपके साथ में। और अगर आपने इस वीडियो से कुछ भी लर्न करा है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर आपने हमारे चैनल को लाइक नहीं करा है, पहली बार हमारे वीडियो को देख रहे हैं, तो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड लाइक द वीडियो एंड शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स।